नमस्ते बच्चों। नमस्ते कुआर। लक्ष्मी। आज की कक्षा में आपका बड़ी स्वागत है। आज हम कक्षा 8 वसंत किताब के पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया सुनने वाले हैं। लेखक का परिचय। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया का लेखक का नाम अरविंद कुमार सिंह। उनका जन्म 7 अप्रैल 1965 को हुआ है। उनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश। इस पाठ के अपेक्षित सीखने के परिणाम इस तरह है। आपसी प्रेम और अपनापन, पत्र लिखने का कला, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों के द्वारा जानकारी, महान नेताओं के जीवन में पत्र के स्थान, देश भर में डाक व्यवस्था। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के सारांश इस तरह है। अरविंद कुमार जी अपने इस लेख में चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनोखी है, अनोखी है। आजकल के ज़माने में व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिया का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अब पाठ्य और पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ ले सकता है। लेखक इस तरह कहते हैं, पत्रों को दुनिया है तो बहुत अजीबोगरीब है। पहले ज़माने में कबूतर, घोड़े, अन्य चीज़ों का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। सरकारी बातें पहुंचाने का माध्यम या तो कबूतर या फिर घोड़े या हाथी का इस्तेमाल किए थे। पर एक ज़माना आया जब डाकिये होने लगे, चिट्ठियाँ लिखे जाने लगे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी क्योंकि इन चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के नए साधन नहीं कर सकते। व्हाट्सएप, मैसेज और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियों अपनी जगह है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। ये बात बहुत ही सही कहा है लेखक ने। पत्र का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र का उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबु और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। आप लोग जानते ही होंगे, पत्र को कई भाषाओं में कई नाम दिया जाता है। चाहे वह कोई भी देश हो, पत्र अपना महत्व रखते ही हैं। हमारे ही देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह तो नहीं। हर एक की अपनी पत्र लिखने का एक कला है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए ठिकानों तक पहुंचते हैं। पत्र तो यादों का संभाल कर रखने का एक वस्तु है। पत्र में जो बात लिखी जाती है वो एक स्थायी रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती है, सामने दिखाई देती है और उन लोग की जो मन की भावना है वो हमें रिफ्लेक्ट करता है। उसे कोई मिटा तो नहीं सकते, उसे कोई बदल भी नहीं सकता है और उन्हें हम सहेज कर रख सकते हैं और हम उस समय की याद को हमेशा ताज़ा कर कर रख सकते हैं। इस बात से सभी सहमत हैं। सबका पत्र लिखने का अपने अपने एक तरीका है और हर एक पत्र का अपना दायरा भी है। कुछ लोग खुलकर बात कर सकते हैं और कुछ लोग अपने बातों को छुपा कर रख सकते हैं। दुनिया भर में लाखों संख्या में, करोड़ों संख्या में रोज पत्र लिखे जाते हैं। अभी ये चलता है लेकिन थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है।
लेकिन जब पत्र लिखे जाते हैं उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लोगों की उसकी तलाश रहती है और उसका इंतज़ार भी रहता है। पत्र का इंतज़ार हमेशा लोगों को रहता है। नेहरू जी ने सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पहले ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह राजा अपने दूत की द्वारा दूतों की द्वारा जो मैसेंजर कहते हैं उनके द्वारा मैसेज या संदेश पहुंचा जाते थे, या फिर पुराने समय में तेज दौड़ने वाले घोड़े इस्तेमाल किया जाता था। उनका इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। उसके बाद पहिए आए, यानी यातायात के साधनों के, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह। ये एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना आसान हो गया। पर बस, रेलवे और तार से भारी बदलाव आया था। जब हिंदुस्तान में रेलवे का विकास हुआ, हमारे भारत में जब रेलवे का विकास हुआ, तार से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना का काम बहुत ही आसान हो गया। संदेश तार द्वारा लोगों को मैसेज पहुंचाए जाते थे। अभी भी इन सब संचार के साधनों में विकास हो रहा है। संदेश पहुंचाने का सिलसिला बहुत ही तेज गति से बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया था। पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन, जो चिट्ठी लिखने का काम था, एक कला के रूप में लिया गया है। आजकल भी पत्र लिखने का कला सीखा जा रहे हैं स्कूल में भी, और पत्र लिखने की कला को सुधारने के लिए कुछ खास तरह की प्रयास भी किया जा रहा है, कोशिश भी किया जा रहा है। पत्र लिखने की परंपरा को बढ़ाने के लिए स्कूल में पत्र लिखने का जो कंपटीशन चलता है, सिलेबस में भी शामिल किया गया है, ताकि बच्चों भी इस कला को सीखे और पत्र लिखने की कला में निपुण हो जाए। दुनिया के कई देशों में विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेकर प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। हमारे भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में भी पत्र लिखने का मुकाबले चलते रहे हैं। जो बेहतरीन करते हैं उनके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, और विश्व डाक संघ ने भी अपने ओर से बहुत ही प्रयास भी किए हैं इसके लिए। जो पूरी दुनिया की डाक संस्था है, वे भी इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि पत्र लिखने का विकास में ज़्यादातर कोशिश किया जाए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम उम्र हो गए ना, उन बच्चों के लिए पत्र लिखने का कंपटीशन प्रोग्राम किया जा रहा है। ऐसा आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया था। देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी गांव में चिट्ठियों का आना जाना लगा ही रहता है। आप लोग जानते होंगे, क्योंकि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं और उनके पास इंटरनेट की सुविधा भी नहीं रहता है। वह आजकल भी चिट्ठियों का ही इंतज़ार करते रहते हैं। आजकल हम देखते हैं कि फैक्स आ गए हैं, जो कि तुरंत एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र, ये सभी तुरंत भेजने के लिए फैक्स का यूज़ कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा हम पूरी दुनिया में संदेश भेज सकते हैं, न्यूज़ हमारी मैसेज को भेज सकते हैं। टेलीफोन एक बहुत ही अच्छा साधन है जो आजकल सबके पास मौजूद है।
इन सब ने चिट्ठियों की तेजी को रोका तो है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को बिजनेस बढ़ रहा है ना, उसके लिए लेन देन की बात इन चिट्ठियों की द्वारा ही किया जाता है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या लिखाया हो, या पत्र का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। इस दुनिया में सभी को चिट्ठी लिखने का और चिट्ठी लिखवाने का और उसका इंतज़ार करने का आदत रहता है। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या लिखवाया गया हो। ऐसे भी कोई व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जिसने अपनी ज़िंदगी में किसी को पत्र नहीं लिखा हो और फिर उस पत्र के लिए इंतज़ार ना किया हो। पत्र का इंतज़ार बहुत ही बेचैनी से सब लोग करते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात ही नहीं। सैनिक यानी सोल्जर्स के बारे में आप लोग तो जानते होंगे, जो बॉर्डर में हमारे लिए लड़ाई में मौजूद रहते हैं हमेशा। इन सैनिक इतने सालों तक हमारे देश की सीमा पर मौजूद रहते हैं और अपने घर के पत्रों के लिए सब्र से इंतज़ार करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण और मिसाल है कि उन्हें कितनी बेचैनी से रिश्तेदारों, घर वालों के पत्रों के इंतज़ार रहता है। एक समय था जब लोगों को पत्र का महीनों तक इंतज़ार करते थे, क्योंकि पत्रों को पहुंचने से ही इतना समय लगता था कि उन्हें महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। एक दो दिन में नहीं पहुंचता है, बहुत ही दिन के बाद एक एक चिट्ठी पहुंचता है। पर अब वह बात तो नहीं है। अब तो ये तेज गति से होने वाला साधन हो गया है, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट का जो फैसिलिटी है, यातायात के जो साधनों के विकास ने दूरी को बहुत ही कम घटा दिया है। यातायात के साधनों की वजह से अब पत्र एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंचने लगे हैं। पहले लोगों के लिए संचार का एकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पर आजकल लोग जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को भी सहेज और संजोर कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। जो पहले ज़माने में लोगों के लिए संचार का एकमात्र साधन था, ये चिट्ठी था। आज उनकी तरह साधन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हो गया, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि। और इनके द्वारा हम अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। आज ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल कर धरोहर के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक जो पत्रकार होते हैं, कवि होते हैं, प्रशासक होते हैं और सन्यासी होते हैं, किसान होते हैं, और इन सब की पत्र रचनाएं अपने आप में एक खोज का विषय हो जाता है। इन सब में से किसी एक के द्वारा लिखे गए ये पत्र पढ़ने से हम जान पाएंगे कि वह ज़माना कैसे था और उस समय का काल कैसे था, उस समय का दुनिया कैसे था और उन सब का कार्य सब कैसे चलता था। ये सभी हमें इन पत्रों से ही हम जान पाते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं नेहरू जी को, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी जी को भी जानते हैं। उनके बीच में हमेशा रहता है पत्र का कन्वर्सेशन चलता है उन दोनों के बीच में। जब भी वो कहीं बाहर रहते हैं तब नेहरू जी अपनी पुत्री के लिए चिट्ठी लिखा करते थे। उससे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताया करते थे, इतिहास की बातें, उनके प्रेरणा देने की बातें, बहुत ही ऐसी खबरें उनको अपने पत्रों में लिखा करते थे। उन पत्रों को हम लोग पुस्तक के रूप में सहेज कर रखे गए हैं, जिन्हें आज भी उसे पढ़ने वाले पढ़कर एक प्रेरणा पाते हैं। उस समय के युवा लोग
किस तरह से देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी ये सभी पत्र उनके लिए प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखी गई पत्र ही रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस तरह के एसएमएस वगैरह हम जल्दी भूल भी जाते हैं, उसके मुख्य तो हम पहचान भी नहीं पाते हैं। लेकिन जब पत्र के द्वारा जो लिखी गई जो संभावना होते हैं, वो उसकी कॉन्वर्सेशन होता है, उसको हमेशा हम याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। और भी एक बात है उसकी, इतनी स्पीड से जो मैसेज आते हैं, उनमें से कितनों को उसको सहेज कर रखना, उसको सेव करके रखना मुमकिन है। सभी प्रसिद्ध लोगों की तो सबसे बड़ी यादगार उनकी द्वारा लिखी गई पत्र है, जो हमारे रिश्तेदारों की, हमारे माँ बाप की जो भी चिट्ठियाँ हैं, उसको हम कभी भी उठाकर उसको पढ़ सकते हैं। उसकी जो एडवाइसेस है, उनकी जो बातें हैं, उनकी प्यार भरी बातें हैं, वो सभी हमारे याद में हमेशा रहता है। लेकिन वो जो एसएमएस का बात है और जो फ़ोन से जो बात किया होता है, उसको इतना स्मरण नहीं कर पाते हैं हम लोग। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, उस इतिहास में जो लिखे हुए बातें सभी जो हमारी आज़ादी के पहले जो महासंग्राम के दिनों में अंग्रेज अफसरों ने अपनी जो फैमिली को जो पत्र लिखा करते थे, वो अभी हमारे जो इतिहास के पाठ का एक हिस्सा बन गया। इतनी बड़ी महत्व का पुस्तक भी बन गए। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने और समझने का एक असली रूप देता है कि उस समय में जो युद्ध हुआ है, उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी, वो युद्ध की कारण भी क्या था, ये सभी हम इन पत्रों के माध्यम से जान लेते हैं। तो बच्चों, अब तक आपने चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के पहली भाग सुना है। इसमें हम जो कुछ सुने हैं, हमारे देश की जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो इन पत्रों के परिणाम हुआ है, जो इन पत्रों की वजह से हमारी जो प्रेम जुड़ा है, हमारे रिश्ते जुड़े हैं, हमारे काम आसान हुआ है। लेकिन आजकल की जो इंटरनेट वगैरह चलता है, फिर भी ये पत्रों की दुनिया कुछ अजीबो-गरीबो है। उसके बारे में आगे हम दूसरी पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।